नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में। आज लेक्चर नंबर 56 के साथ, जो कि मौर्योत्तर काल की बात होनी है। इसके पहले लेक्चर नंबर 55 तक हम मौर्य काल की बात कर चुके हैं। उसके 9 भाग में टोटल मौर्य काल कवर किया है, 15-15 मिनट 17-17 मिनट के लेक्चर्स में। मौर्योत्तर काल में भाग 1 में बात करनी है आज विदेशी शासकों में हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासक। हिंद मतलब इंडो, यवन मतलब ग्रीक सॉरी, तो हिंद यवन को बोलेंगे इंडो ग्रीक शासन। ठीक है। अब बेसिक बात यह है कि दोस्तों, मौर्य काल के समाप्त होते होते तक भारत में 2 चीजें एक साथ पैरेलली चल रही थी, समानांतर चल रही थी। पहला तो विदेशी शासकों के आक्रमण होने लगे थे, और दूसरा मौर्य काल के बाद फिर शुंग वंश या ब्राह्मण वंश की शुरुआत हो चुकी थी। तो वही बात है कि मौर्य काल के समाप्त होते होते भारत में 2 समानांतर विदेशी साम्राज्य तथा स्वदेशी साम्राज्य राज कर रहे थे। मौर्य काल जैसे समाप्त हो रहा था तो विदेशी साम्राज्य भी बढ़ रहे थे आगे भारत में, और देशी साम्राज्य तो मौर्य के बाद शुंग थाई, हसीन, माशुका, सात। हसीन मा मतलब मौर्य वंश, शु मतलब शुंग वंश, का मतलब कण्व वंश, सात मतलब सातवाहन वंश। तो शुंग वंश मौर्य वंश के बाद देशी शासकों में आ जाएगा, और विदेशी शासकों में जो आ जाएंगे वो हिंद यवन। हिंद यवन के बाद आते हैं शक। हिंद यवन को इंडो ग्रीक बोला है, शक को सीथियन बोला है, पहलव पार्थियन और कुषाण यूची। यह विदेशियों का क्रम है, विदेशी साम्राज्य के आने का क्रम है। हिशपकु, इसका कोडिंग क्या है? हिशपकु, हिशपकु, हिशपकु। विदेशियों के आने का क्रम क्या है? हिशपकु। हिंद यवन, शक, कुषाण और हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, हिशपकु। यह विदेशी साम्राज्य के आने का क्रम है। स्वदेशी साम्राज्य मौर्य वंश के बाद कौन आ रहे थे? तो हसीन, मा, शु का सात, शु का सात, शुंग, कण्व और सातवाहन। और सातवाहन बहुत बड़ी केंद्रीय सत्ता थी। उसके बाद जैसे ही सातवाहनों का पतन होता है तो छोटे छोटे कई राजवंश अलग अलग दिखने लगते हैं, स्वयंभू हो जाते हैं। महाराष्ट्र में अभीर, नागपुर के वाकाटक, पढ़ेंगे दोस्तों ये एक एक करके सब। नागपुर के वाकाटक, आंध्रा के इक्ष्वाकु वंश के, कर्नाटक के कुंतल और तमिलनाडु के पल्लव। ठीक है। तो ये छोटे छोटे राजवंश अपनी तरफ से अलग से पैदा हो जाते हैं। जब कोई केंद्रीय सत्ता टूटती है तो छोटे छोटे गुंडे हर गली में आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ये विदेशी शासक है, ये देशी शासकों का क्रम है, ये पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाया एक साथ नहीं जा सकता, तो एक एक कवर करके चलूंगा। सबसे पहले विदेशी साम्राज्य चारों कवर करूंगा, और उसके बाद स्वदेशी साम्राज्य चारों कवर करके, और फिर कॉन्टिन्यूस अपना इतिहास यहीं से लेते हुए चले जाएंगे। तो पहले विदेशियों से निपट लेते हैं, हिंद यवन या इंडो ग्रीक। दोस्तों, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, अपना स्नेह प्रदान करिए। और इसी लेक्चर की लिंक में इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसे भी शेयर करिए, उसे भी फॉलो करिए दोस्तों। तो सबसे पहले हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों की बात करते हैं। इनकी जड़ें कहीं ना कहीं सिकंदर से जुड़ी थी। हिंद यवन शासकों की जड़ें कहीं ना कहीं सिकंदर से जुड़ी थी। एक कहानी जो है वो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगी। देखते हैं, ये मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया है। आज ही दोस्तों मैंने डाला है ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने वर्ल्ड का मैप बनाने के लिए आपको सिखाया है। अगर वो ना देखा हो तो वो भी जाके देखिए। ये वर्ल्ड के मैप में ये अरब प्रायद्वीप में सीरिया है दोस्तों, लाल रंग से। ये यहां पे पर्शिया मतलब ईरान का क्षेत्र, और ये बैक्ट्रिया का क्षेत्र है। और ये पूरा हरा वाला जो मैंने गोल किया है, ये पूरा शासन है इन लोगों का। तो देखते हैं दोस्तों, हरे रंग से जो गोल भाग किया हुआ है मैंने, हरे रंग से गोल भाग में सेल्यूकस के उत्तराधिकारी शासन करते थे। सेल्यूकस किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का। तो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी शासन करते थे ये पूरे क्षेत्र में, बैक्ट्रिया, पर्शिया, सीरिया। और ये पूरा शासन कहां से चलाता था? बैठता कहां था राजा? सीरिया में बैठता था। तो सीरिया से बैक्ट्रिया कहीं ना कहीं बहुत दूर था, तो बैक्ट्रिया में विद्रोह होने की संभावना बहुत थी। सीरिया से बैक्ट्रिया के कट जाने की संभावना बहुत थी। ठीक है। तो हरे रंग से गोल भाग में जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी शासन करते थे, जिस समय सेल्यूकस थर्ड, इसी क्षेत्र का शासक सेल्यूकस थर्ड सीरिया से शासन कर रहा होता है पूरे इस क्षेत्र में, उसी समय दूर बैक्ट्रिया में एक विद्रोह होता है, डियोडोट्स फर्स्ट। यहां बैक्ट्रिया में विद्रोह कर देता है सीरिया के राजा के खिलाफ। डियोडोट्स फर्स्ट विद्रोह करता है।
और जो बैक्ट्रिया इलाका है ये पूरे साम्राज्य, सीरियन साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? सीरिया से पूरा साम्राज्य चलाया जा रहा है, सीरिया से दूर बैक्ट्रिया में विद्रोह कौन कर देता है? डियोडोट्स। मैंने पूरे सीरियन साम्राज्य को हरे रंग से दिखाया है और जो विद्रोही साम्राज्य है उसको लाल रंग से दिखाए हैं राजा उसके। ठीक है दोस्तों। तो इसी समय दूर बैक्ट्रिया में एक विद्रोह होता है, डियोडोस फर्स्ट, और बैक्ट्रिया पूरे सीरियन साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाता है। आगे डियोडोट्स फर्स्ट के बाद डियोडोट्स सेकंड पूरी तरह से बैक्ट्रिया को स्वतंत्र कर लेता है, लेकिन डियोडोट्स 2 की हत्या उसका सेनापति यूथिडेमस कर देता है। डियोडोट फर्स्ट के बाद डियोडोट्स सेकंड आता है और डियोडोट्स सेकंड की हत्या उसका सेनापति कौन कर देता है? यूथिडेमस कर देता है। और यूथिडेमस अब कहां का राजा बन जाता है? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया किससे स्वतंत्र घोषित हो गया? सीरिया से स्वतंत्र घोषित हो गया। तो 3 राजा आपको समझ में आए, डियोडोट्स फर्स्ट, डियोडोट्स सेकंड और यूथिडेमस। ये सेल्यूकस थर्ड के समय, जब सेल्यूकस थर्ड यहां पे बैठा है। ठीक है दोस्तों। अब जब यह जानकारी सेल्यूकस थर्ड को लगती है कि इसने हत्या कर दी यूथिडेमस ने अपने राजा डियोडोट्स सेकंड की, तो जब यह जानकारी सेल्यूकस थर्ड यहां बैठा है सीरिया में, तो सेल्यूकस थर्ड को लगती है तो वह यूथिडेमस को तलब करता है, दरबार में बुलाता है, पेश होने के लिए बोलता है यूथिडेमस को। लेकिन यूथिडेमस दरबार में स्वयं न जाकर अपने सुंदर तथा वीर पुत्र डेमेट्रियस को भेजता है। यूथिडेमस का पुत्र कौन है? डिमेट्रियस। तो डेमेट्रियस को भेजता है। तो सेल्यूकस थर्ड क्या करता है? डेमेट्रियस की वीरता और सुंदरता से प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है और बोलता है जाओ बैक्ट्रिया तुम्हारा हुआ। बैक्ट्रिया पूरी तरीके से यूथिडेमस साम्राज्य को, यूथिडेमस साम्राज्य मतलब यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस को दे देता है और स्वतंत्र कर देता है, स्वायत्त कर देता है। ठीक है, सेल्यूकस थर्ड ऐसा कर देता है अपनी पुत्री को उनके हवाले करके, उसका ब्याह करके। ठीक है, सेल्यूकस थर्ड तक तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बैक्ट्रिया स्वतंत्र है, अपना बढ़िया राज कर रहा है, डेमेट्रियस साहब बैठे हैं वीर और सुंदर। ठीक है, लेकिन अब सीरिया में राजा बदलता है। सेल्यूकस थर्ड की जगह कौन आता है? सेल्यूकस फोर आता है। तो अब तक सीरिया में नया शासक सेल्यूकस फोर बनता है, जो बैक्ट्रिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता नहीं देता है। वो नहीं, बैक्ट्रिया को स्वतंत्र नहीं मानता है। उसकी बेटी थोड़ी ना है, उसके ऊपर वाले की बेटी थी, तो वो क्यों स्वतंत्र की मान्यता देगा? और अपने सेनापति यूक्रेटाइडिस, सेल्यूकस फोर जो है वो अपने सेनापति यूक्रेटाइडिस को बैक्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए भेजता है। ठीक है, यहां का सेल्यूकस फोर जो है वो बैक्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए किसको भेजता है? यूक्रेटाइडिस को। डर के मारे, अब यहां डेमेट्रियस जो बैठा है, सुंदर और वीर जो था, डर के मारे डेमेट्रियस बैक्ट्रिया छोड़कर भारत की तरफ भागता है, मतलब इस तरफ भागता है, बैक्ट्रिया छोड़कर इस तरफ भागता है, ये इस तरफ भागता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इस लेक्चर का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए। तो बैक्ट्रिया का शासक जो डेमेट्रियस है वो तक्षशिला की तरफ भागता है और तक्षशिला पे पहले कब्जा करता है लेकिन छोड़ देता है। फिर तक्षशिला से पंजाब की तरफ आता है और पंजाब से होते हुए जो है, पंजाब के सियालकोट से होते हुए अंततः मथुरा तक पहुंच जाता है। यहां मथुरा तक पहुंच जाता है। ये कौन? डेमेट्रियस मथुरा तक पहुंच जाता है। अंततः डेमेट्रियस भारत में ही रह जाता है और सियालकोट या साकल को अपनी राजधानी बनाता है। अंततः डेमेट्रियस सियालकोट को अपनी राजधानी बनाता है। तो यहां पे सियालकोट है और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाता है कौन? डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस यहीं रह गया। अब पीछा करते करते कौन आ रहा है? सेल्यूकस फोर्थ का राजदूत यूक्रेटाइडिस, सेनापति सॉरी। तो यूक्रेटाइडिस जो है पीछा करते करते आखिरकार यूक्रेटाइडिस लौट जाता है और लौटने के बाद वापस वो बैक्ट्रिया पहुंचता है तो उसका मन में भी लालच आ जाता है दोस्तों यूक्रेटाइडिस, और सेल्यूकस फोर्थ के विरुद्ध ही, अपने राजा के विरुद्ध ही बगावत करके, और ये जो है यूक्रेटाइडिस ये बैक्ट्रिया का शासक बन जाता है। उसका पीछा करते करते आया, नहीं पकड़ पाया तो लौटा तो फिर बैक्ट्रिया पहुंच के खुद को राजा घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया तो खाली हो चुका था, डेमेट्रियस भाग गया था, तो खुद यूक्रेटाइडिस अपने आप को बैक्ट्रिया का राजा घोषित कर देता है और सेल्यूकस फोर्थ के विरुद्ध ही बगावत कर देता है और बैक्ट्रिया का शासक बन जाता है। अब यूक्रेटाइडिस अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाता है। तक्षशिला थोड़ा और ऊपर की तरफ है यहाँ पे, तो
तक्षशिला को बनाता है। तक्षशिला मतलब अफगानिस्तान। तो यूक्रेटाइडिस अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाता है। इस प्रकार हिंद यवन शासकों में दो वंश दिखेंगे। एक तो जो डेमेट्रियस भारत की तरफ भाग के आ गया, पंजाब के सियालकोट को राजधानी बनाया, और दूसरा जो सेल्यूकस IV का जो सेनापति था, जिसको भेजा था, जिसको मारने के लिए डेमेट्रियस को, तो वो यूक्रेटाइडिस जो है वो भारत से लौटते समय वापस कहां, तक्षशिला को अपनी राजधानी बना देता है। तो हिंद यवन शासकों में दो वंश दिखते हैं। एक तो यूक्रेटाइडिस वंश जो कि हरे रंग से सेल्यूकस III, सेल्यूकस IV, यूक्रेटाइडिस वगैरह है ना, और ये राजधानी किसको बनाते हैं, तक्षशिला को। और दूसरा जो है वो यूथेडेमस का बेटा डेमेट्रियस भारत भाग के चलाता है, पंजाब के सियालकोट को राजधानी बनाता है। तो यूथेडेमस या डेमेट्रियस उसका बेटा, वो वंश, और राजधानी सियालकोट को बनाता है। और आगे जाके आप देखेंगे कि यूक्रेटाइडिस वंश में ही एंटियालकीड्स आता है राजा, और एंटियालकीड्स का राजदूत होता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ की स्थापना करता है, खंबा बाबा की स्थापना करता है, भागवत धर्म को अपनाता है, वासुदेव नाम लिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो वंश भारत में देखे जाते हैं, एक यूक्रेटाइडिस वंश जो सेल्यूकस वाले को रिप्रेजेंट करता है, और एक यूथेडेमस वंश जो कि यूथेडेमस और डेमेट्रियस और डियोडोट्स फर्स्ट और डियोडोट्स सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने छोटी सी कोडिंग कर दी है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा जरा। हरे रंग से देखिए कौन कौन है, सेल्यूकस III, सेल्यूकस IV, ठीक है, यूक्रेटाइडिस, और यूक्रेटाइडिस के बाद अभी पढ़ा रहा हूं एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स का राजदूत है हेलियोडोरस, और ये राजधानी किसको बनाते हैं, शिला। तो से यू एंटी हेली शिला, से यू एंटी हेली शिला। से मतलब सेल्यूकस III, से मतलब सेल्यूकस IV, यू मतलब यूथीडेमस, यूथीडेमस का के बाद राजा कौन अभी पढ़ेंगे, एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स का राजदूत कौन, हेलियोडोरस, विदिशा में खंबा बाबा बनवाया जिसने, और इन सब की राजधानी क्या है, तक्षशिला। इसी तरीके से डियोडोट्स जो सीरियंस यहां पे बैक्ट्रिया में जो शासन करते हैं वो, तो बैक्ट्रिया में शासन कौन है, डियोडोट्स फर्स्ट, डियोडोट्स सेकंड, तो डी, ठीक है। और यू मतलब यूथीडेमस, और डे मतलब डिमेट्रियस, और आगे पढ़ेंगे अभी मिनांडर और स्ट्रेटो II, मिनांडर और स्ट्रेटो II, ठीक है। डियोडोट्स फर्स्ट, डियोडोट्स सेकंड, यूथीडेमस, उसका सुंदर बेटा डिमेट्रियस, डिमेट्रियस के बाद जो आता है वो अभी पढ़ेंगे मिनांडर, और मिनांडर के बाद कांच के सिक्के चलाने वाला स्ट्रेटो II, और इन सब की राजधानी क्या थी, सियालकोट, तो याल। तो इसको कैसे याद करना है, दीदी यू डे मिस याल, दीदी तुमने ये दिन मिस कर दिया, कैसे याद करेंगे, दीदी यू डे, तुमने ये दिन, यू डे मिस याल, मिस यार बोलना है तो क्या बोल रहे हैं, मिस याल, दीदी यू डे मिस याल। तो डिमेट्रियस, डियोडोट्स फर्स्ट, डियोडोट्स सेकंड, यूथीडेमस, डिमेट्रियस, मिनांडर, स्ट्रेटो II और सियालकोट राजधानी, और से यू एंटी हेलिशिला, ठीक है, सेल्यूकस III, सेल्यूकस IV, है ना। फिर यूक्रेटाइडिस, यूक्रेटाइडिस के बाद एंटियालकीड्स, एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस, और इनकी राजधानी क्या है, तक्षशिला। तो से यू एंटी हेलिशिला, डी यू डे मिसियाल। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अपन दोनों वंश के बारे में थोड़ी थोड़ी और चर्चा करते हैं दोस्तों। इस प्रकार भारत में जो हिंद यवन शासकों की हैं दो शाखाएं प्रमुखता पाई गई। पहला है यूक्रेटाइडिस वंश जो कि सेल्यूकस III, सेल्यूकस IV का वंश था, ये मैंने कोड बताया है। यूक्रेटाइडिस वंश जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और दूसरा था यूथीडेमस वंश, इसी को डेमेट्रियस उसका पुत्र था, तो डेमेट्रियस वंश, इनकी राजधानी क्या थी, सियालकोट या शाकल, ठीक है। तो यूक्रेटाइडिस वंश का ही एक आगे का राजा था एंटियालकीड्स, और एंटियालकीड्स का राजदूत था हेलियोडोरस। एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस जो है वो विदिशा में शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया है, और यही वैष्णव धर्म को वो अपनाता है। तथा यही गरुण स्तंभ, उसका दूसरा नाम है हेलियोडोरस स्तंभ, तीसरा नाम है खंबा बाबा। गरुण स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ या खंबा बाबा की स्थापना कौन करता है, हेलियोडोरस। इस स्तंभ में भागवत शब्द लिखवाता है, इस स्तंभ में भागवत शब्द लिखवाता है, और खुद के लिए वासुदेव शब्द अंकित कराता है, कौन, हेलियोडोरस।
तो मैंने क्रम आप इसका बता दिया था यूक्रेटाइडीज वंश का, सेल्यूकस थर्ड, सेल्यूकस फोर, यूक्रेटाइडीज, फिर एंटियालकीड्स, फिर हेलियोडोरस उसका राजदूत, और इनकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। से यू एंटी हेली शिला, ठीक है, से यू एंटी हेली शिला, से यू से कुछ तो बोलो, आंटी हेली शिला, मुंह क्यों सिला है तुमने? तो से यू आंटी हेली, से यू आंटी हेली, मुंह क्यों सिला है? तो तक्षशिला, ठीक है। तो ये हो गया यूक्रेटाइडीज वंश का, है ना, जिसमें सेल्यूकस थर्ड, सेल्यूकस फोर्थ, यूक्रेटाइडीज, एंटियालकीड्स उसका राजदूत हेलियोडोरस और तक्षशिला राजधानी। अब बात करेंगे अपन यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश। इसकी राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी? सियालकोट। इसका अगला राजा रहता है मिनांडर, बहुत प्रमुख राजा है, यहीं से प्रश्न आते हैं मिनांडर से। तो नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद पन्हो नामक किताब पाली भाषा में लिखी है। बौद्ध भिक्षु है तो कौन सी भाषा होगी दोस्तों? ऑब्वियसली पाली भाषा होगी। तो नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद पन्हो नामक बुक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाइए दोस्तों। तो नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद पन्हो नामक किताब पाली भाषा में लिखी है और इसमें मिनांडर और नागसेन के चर्चा की बात है। मिनांडर ने नागसेन से अपने मन के बहुत सारे सवाल पूछे, उन सवालों का प्रश्नोत्तर का संग्रह है कौन सी किताब में? मिलिंद पन्हो। पन्हो मतलब प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न, मिलिंद पन्हो। फिर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक किताब है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अनुसार मिनांडर के सिक्के जो हैं वो भड़ूच बंदरगाह तक चलते थे। भड़ूच मतलब बेरीगाचा, भृगुकच्छा, बेरीगाचा, तो भड़ूच बंदरगाह तक चलते थे मिनांडर के सिक्के। फिर मिनांडर का रेह अभिलेख कौशांबी से मिला है। तो प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों कि रेह अभिलेख किससे संबंधित है? तो मिनांडर से। तो मिनांडर का रेह अभिलेख कौशांबी से मिला है, ठीक है। तो मिनांडर मतलब बवंडर, मिनांडर बोलने में कैसे लगता है? बवंडर, और बवंडर में क्या उड़ती है? रेत। तो मिनांडर रेह, रेह मतलब रेत, ऐसे याद करने का तरीका है। मिनांडर बवंडर, और बवंडर में क्या है? रेत उड़ती है। तो रेह अभिलेख किससे संबंधित है? मिनांडर से। कहां से मिला है? कौशांबी से। सियालकोट जो था राजधानी जो थी वो शिक्षा और व्यापारिक केंद्र दोनों था मिनांडर के समय। अब मिनांडर के बाद एक प्रमुख राजा जो आता है वो स्ट्रैटो टू है। स्ट्रैटो टू की क्या विशेषता है? इसने शीशे या कांच के सिक्के चलवाए थे। ये प्रश्न कई बार आया है। स्ट्रैटो टू ने शीशे या कांच के सिक्के चलवाए थे। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? हिंद यवन शासकों को जाता है। यदि सर्वप्रथम सोने के सिक्के बोले जाएं तो इंडो ग्रीक शासकों ने या हिंद यवन शासकों ने ही चलाए थे। लेकिन हालांकि नियमित या सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा चलाने का श्रेय किसको जाता है? कुषाण वंश के शासक विम कटफिशस को जाता है। हिशपकू में जो कू है कुषाण है, कुषाण का दूसरे नंबर का राजा है विम कटफिशस, और विम कटफिशस को श्रेय जाता है सर्वाधिक शुद्ध या नियमित स्वर्ण मुद्रा चलाने का श्रेय। हालांकि पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यवन शासकों को जाता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इंडो ग्रीक का पूरा इतिहास या हिंद यवन का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है, ठीक है। जैसे श्रीवास्तव साहब ने अशोक का पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा है? अशोक के शिलालेखों के आधार पर लिखा है। मौर्य वंश का पूरा इतिहास अशोक के शिलालेखों के आधार पर लिखा है। एपी श्रीवास्तव साहब ने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है। तो अब ये यूथिडेमस वंश का कोड क्या हो गया दोस्तों? तो ये हो गया डियोडोट्स फर्स्ट, डियोडोट्स सेकेंड, यूथिडेमस, फिर यूथिडेमस का बेटा डेमेट्रियस, डेमेट्रियस के बाद मिनांडर, मिनांडर के बाद आधा सा मतलब स्ट्रैटो टू, और इन सब की राजधानी क्या थी? याल मतलब सियालकोट, सियालकोट। तो दीदी यू डे मिस कॉल, मिस याल, दीदी तुमने ये दिन मिस कर दिया याल, दीदी यू डे मिस याल, दीदी यू डे मिस याल, है ना। से यू एंटी हेली शिला। अच्छे लगे तो कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज रिवीजन की फ्रीक्वेंसी इतनी रखें कि चीजें अपने आप याद रहें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये मौर्योत्तर काल का भाग एक हिंद यवन शासक यहीं पे समाप्त होते हैं। कल अपन बात करेंगे शक शासकों की, और बहुत इंपॉर्टेंट है शक और पहलव कल बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कुषाण की।
और फिर आ जाएंगे देसी राज्यों में। मौर्य वंश के बाद किसकी बात करेंगे? शुंग वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना स्नेह देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।